छत्तीसगढ़ में 4 दशक से काबिज माओवाद को आज सबसे बड़ा झटका लगा है। और सबसे बड़ा झटका क्यों लगा है ये भी आपको बताता हूँ। अबूझमाड़ में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें जवानों ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। हालांकि इसमें जवानों को कुछ नुकसान भी हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 4 दशक हो गए हैं माओवाद को बस्तर में काबिज हुए, और 4 दशक से माओवाद को समाप्त करने के लिए यूं तो लगातार सैकड़ों ऑपरेशन हुए। कई जवानों ने अपनी शहादत दी, कई आदिवासियों की हत्या हुई, कई माओवादी मारे भी गए। लेकिन अब तक हमेशा हर ऑपरेशन को कई मुठभेड़ों को बताया जाता था कि ये बड़ी मुठभेड़ है, ऐतिहासिक सफलता है। लेकिन अब जाकर आज एक सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सफलता पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि आज माओवादियों के संगठन के जो सबसे शीर्ष स्तर के नेता हैं बसवा राजू, जो कि सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी पूरे माओवादी संगठन के, जो पूरे देश में माओवादी पार्टी के जो भी क्रियाकलाप हैं उसका संचालन करते हैं, उन्हें इस मुठभेड़ में मारा गया है। बताया जा रहा है कि अबूझमाड़ के इलाके में, अबूझमाड़ में बीजापुर और दंतेवाड़ा, उसके साथ ही नारायणपुर और कोंडागांव के चारों जिले की अलग अलग डीआरजी की फोर्स, बस्तर फाइटर्स की फोर्स इस ऑपरेशन के लिए लॉन्च की गई थी। 4 दिनों से इस पूरे ऑपरेशन के लिए फोर्स जो है लगातार जंगलों में घेराबंदी कर रही थी। बहुत दूर से पूरे इलाके की घेराबंदी करते 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 जब धीरे धीरे उस इलाके को सिमेटा गया, तब आज सुबह से माओवादियों और जवानों के बीच में एक लंबी मुठभेड़ हुई है। और इस मुठभेड़ में अब तक जो सूचना निकल कर आई है, 27 माओवादी मारे गए हैं, उनकी डेड बॉडी रिकवर की जा चुकी है। साथ ही साथ उनके हथियार रिकवर किए गए हैं। बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक वेपन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें माओवादी संगठन के सेक्रेटरी बसवा राजू की मौत हुई है। बसवा राजू के सिक्योरिटी में बताया जाता है कि 40 से 50 की संख्या में तो ऑटोमेटिक वेपन के लोग रहते ही थे, और यही वजह है कि इस मुठभेड़ में जो 27 मारे गए उनके पास से बहुत सारे ऑटोमेटिक वेपन रिकवर भी किए गए। एक डीआरजी का जवान शहीद हुआ है और साथ ही साथ कुछ जवान इस घटना में, इस मुठभेड़ में घायल भी हुए। बताया जाता है कि बसवा राजू को घेरने के लिए बहुत दिन से ये प्लानिंग चल रही थी। इसके पहले बहुत लंबे समय से उसकी लोकेशन अलग अलग जगह ट्रैक की जा रही थी, लेकिन अब जाकर जवानों को लगा कि अब इसे वहाँ पर घेरा जा सकता है, तब जाकर इस ऑपरेशन को लॉन्च हुआ। दरअसल हुआ ये भी है कि बीते दिनों जो कर्रेगुट्टा में एक जो बड़ा ऑपरेशन हुआ 20 दिनों तक, उसे पुलिस ने अपने प्रेस नोट में लिखा था कि ये बहुत ही निर्णायक ऑपरेशन है। लेकिन उस ऑपरेशन के बाद भले ही 31 की संख्या में माओवादी मारे गए, लेकिन उस मुठभेड़ से कोई बहुत बड़ा प्रोफाइल का माओवादी नेता नहीं मारा गया, ना ही गिरफ्तारी हुई। हथियार भी वहाँ से 2 ही ऑटोमेटिक वेपन बरामद किए गए थे। ये बात जरूर है कि माओवादियों के जो हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ और उनके आखिरी सबसे सेफेस्ट जोन को, इलाके को जवानों ने ध्वस्त किया। ये एक बड़ी सफलता थी। लेकिन जो सफलता पुलिस को चाहिए थी, जो सोचती थी कि ये सफलता मिलेगी, जिसको लेकर उन्होंने अपने प्रेस नोट में लिखा कि ये निर्णायक ऑपरेशन है, वो सफलता नहीं मिली। उसके बाद भी लेकिन पुलिस के जवानों ने हार नहीं माना। उन्होंने इस पर और लगातार स्टडी की कि आखिर जिन बड़े नेताओं की उपस्थिति वहाँ पर होने की जानकारी मिली, अगर वहाँ थे नहीं तो गए कहाँ। फिर लगातार सारे बड़े नेताओं की उपस्थिति और उनके जो कहाँ मिल पाने की उम्मीद है, उस पर लगातार स्टडी किया। इसी दौरान बीते दिनों माओवादियों की कंपनी नंबर 7 के कुछ माओवादियों ने जो सरेंडर किया, उनकी सूचना और निशानदेही के आधार पर, उनके द्वारा दी गई परफेक्ट सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। बताते हैं कि कंपनी नंबर 7 के कुछ सरेंडर माओवादी भी इस मुठभेड़ में थे। और सुबह से जब ये मुठभेड़ शुरू हुई तो सबसे पहले ये बात निकल कर आई कि बसव राजू और कुछ और पुलिस ब्यूरो वहाँ पर घिर गए। बसव राजू मुख्यतः तौर पर सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। लगभग 1.5 करोड़ रुपए का उन पर इनाम घोषित किया गया था। और मुठभेड़ के बाद जब मारे गए तो कंपनी नंबर 7 के कुछ जो सरेंडर माओवादी हैं उनके द्वारा ही शिनाख्ती करवाई गई है। तब जाकर इस बात की पुष्टि हो पाई है कि जो लोग मारे गए हैं उसमें से एक बसव राजू की डेड बॉडी भी है। और हर किसी के मन में कयास है कि क्या वाकई में बसव राजू मारा गया, हर कोई जानने के लिए इच्छुक है। तभी हमने सर्च किया तो पता चला कि बसव राजू के नाम पर अगर इतनी बातचीत हो रही है तो उसके बारे में भी पता चल जाए। और कुछ अलग अलग जगह से मैंने जब सर्च किया तो बहुत अच्छी जानकारियाँ निकल कर आई हैं। 1.5 करोड़ रुपए का बसव राजू पर इनाम था, और साथ ही साथ यही वजह है कि इसको ऐतिहासिक सफलता माना जा रहा है। कौन है नंबाला केशवराव उर्फ बसवा राजू? नंबाला केशवराव जो हैं, जिसे बसवा राजू, बसवराज, गगन्ना, प्रकाश, नरसिम्हा, दारापुर नरसिम्हा जैसे, रेड्डी जैसे कई उपनामों से जाना जाता था। असल में माओवादी जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे उनके कई नाम हो जाते हैं। फलाना और फलाना और फलाना और फलाना, मतलब जहाँ जहाँ जाएंगे अलग अलग नाम से पहचाने जाएंगे। तो इस तरह से उनके कई नाम हैं।
और ये बसवराजू का जन्म 1955 में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पेट गांव में हुआ था और वह एक इंजीनियरिंग स्नातक का छात्र रह चुका है। उसने वारंगल के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT से बीटेक की डिग्री भी हासिल की है। कॉलेज के दिनों में वह कबड्डी का खिलाड़ी था और वामपंथी छात्र राजनीति में सक्रिय था, जहां वह रेडिकल स्टूडेंट यूनियन RSU से जुड़ा हुआ था। 1970 के दशक में उसने नक्सली आंदोलन से जुड़कर बाद में भाकपा माओवादी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा था। बसवराजू 1980 में श्रीकाकुलम में रेडिकल स्टूडेंट यूनियन और RSS की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के बीच झड़प के दौरान एकमात्र बार गिरफ्तार हुए थे। जब वो बसवराजू स्कूल के दौरान जब वो पढ़ाई करते रहे तब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 1980 में श्रीकाकुलम में। वही मुझे लगा कि RSS लिखा हुआ है तो RSS से क्या नाता, लेकिन रेडिकल यूनियन और स्टूडेंट यूनियन जो है उनके और RSS के बीच में जो झड़प हुई थी कॉलेज में, उस दौरान उनकी एक बार गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद वो भूमिगत हो गए, नक्सली गतिविधियों में सक्रिय रहे। 1987 में उन्होंने बस्तर के जंगलों में श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल LTTE के पूर्व लड़ाकों से गुरिल्ला युद्ध और विस्फोटक के सामान्य उपयोग की ट्रेनिंग भी ली गई। मतलब जो 1987 में माओवादियों के द्वारा जो लिट्टे से जो ट्रेनिंग लिया गया था अपने लड़ाकों को प्रशिक्षित कराने में, तो उस दौरान इन्होंने भी प्रशिक्षित लिया था। नक्सली संगठन में इनकी जो भूमिका है, 2004 में भाकपा मार्क्सवादी लेनिनवादी पीपुल्स वार और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया MCCI के विलय से जो नई पार्टी का गठन हुआ भाकपा माओवादी, इसमें बसवराजू को केंद्रीय सैन्य आयोग CMC मतलब कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख बनाया गया। इस भूमिका में उन्होंने संगठन की सशस्त्र शाखा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी मतलब PLGA पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी जिसे कहते हैं की गतिविधियों को निर्देशित करने का काम किया। उनकी विशेषज्ञता गुरिल्ला युद्ध रणनीति और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस मतलब कि ID के निर्माण में उपयोगिता थी। नवंबर 2018 में जब मुपाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति उन्होंने जब माओवादी संगठन से इस्तीफा दे दिया अपने पद से, तब उसके बाद माओवादी पार्टी ने इन्हें अपना महासचिव बनाया, जो कि संगठन का सर्वोच्च पद है। ये भी बताया जा रहा है कि जो बसवराजू है वो कई बड़ी घटनाओं में इनकी ये मास्टरमाइंड थे। हर बार हर बड़ी घटना के पीछे देखा जाता है कि इसका मास्टरमाइंड कौन था। आपको याद हो बस्तर में जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें कई बार हिड़मा का नाम आता है, जिसको लेकर बीते दिनों मनीष कुंजाम जी ने भी अपने हमारे इस चैनल के साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि हर बार हिड़मा ही मास्टरमाइंड कैसे हो सकता है जबकि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं। अब देखो मास्टरमाइंड कितना पढ़ा हुआ है। बीटेक की डिग्री से जिन्होंने हासिल की है बसवराजू, वो 2010 में जो 76 जवानों की हत्या की गई थी ताड़मेटला में, उस हमले में 2013 का जो झीरम घाटी का हमला जिसमें कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी समाप्त हो गई थी, नंद कुमार पटेल की हत्या हुई थी। 2018 में अरकू में एक हमला हुआ था आंध्र प्रदेश में, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी के विधायक किदारी सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक सिवेरी सोमा की हत्या की गई। 2019 में गढ़चिरौली में एक हमला हुआ था जिसमें महाराष्ट्र के 15 कमांडो और एक नागरिक की हत्या हुई थी। इन सभी के मास्टरमाइंड थे बसवराजू। अब आप सोचो कि इसीलिए मनीष कुंजाम ने आरोप लगाया था कि इतना पढ़ा लिखा आदमी एक मास्टरमाइंड हो सकता है बड़ी घटना का। हिड़मा को कैसे माओवादी संगठन या पुलिस के लोग बता देते हैं कि मास्टरमाइंड है। 1.5 करोड़ का इनाम है, सुरक्षा एजेंसी इनकी लगातार तलाश कर रही थी। NIA और छत्तीसगढ़ राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र की पुलिस ने बसवराजू पर 1.5 करोड़ का इनाम रखा था और NIA की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल। इनकी सैन्य रणनीति और विस्फोटक में महारत हासिल करने के कारण सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा खतरा था। वह अपने आंदोलन को मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी विचारधारा से प्रेरित मानता था और आदिवासी क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संसाधन के शोषण के खिलाफ लड़ाई का दावा करता था। अबुझमाड़ में ये जो एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें बसवराजू को मार गिराया गया है, मुझे लगता है कि जब से माओवाद के खिलाफ जब से भी आंदोलन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अब तक की ये सबसे बड़ी जीत जवानों की होगी। हालांकि इसमें एक जवान शहीद हुआ है, कुछ जवान घायल भी हुए, लेकिन जीत इतनी बड़ी है कि इसे भी भुलाया नहीं जा सकता। माना जा रहा था कि इसके पहले 2024 में जो बड़ी सफलताएं मिली, जिसमें थुलथुली, हापा टोला या इंद्रावती टाइगर रिजर्व या कोरचोली आंड्री की सारी जो घटनाएं, जिसमें 26, 29, 38, 31 की संख्या में माओवादी मारे गए, और उसके बाद फिर 20 दिन का सबसे बड़ा ऑपरेशन कर्रे गुट्टा, लेकिन उन सबको पछाड़ते हुए ये सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाएगा जिसमें सबसे बड़ी सफलता जवानों को मिली। आज हो सकता है कि आज या कल में पुलिस इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे,
तो हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करके बताएंगे कि पुलिस ने क्या क्या चीज़ें बरामद की हैं और क्या जानकारी पुलिस इस पर विधिवत देती है। बसव राजू की प्रोफाइल में बहुत शॉर्ट में आपको ये जानकारी दी, इस पर और कोई डिटेलिंग होगी तो वो भी हम आपको बाद में विस्तार से बताएंगे। मेरी बातचीत हुई इस दौरान एक सरेंडर माओवादी ने मुझे भी फ़ोन किया और उसने भी बताया कि बसव राजू के साथ वो 6 महीने तक अबुझमाड़ के जंगलों में रह चुका है। तब उसने भी बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी कि बसव राजू जो है उसके आसपास जब माहौल अनुकूल था माओवादियों के, तब लगभग 50 से 60 की संख्या में जो हथियारबंद ऑटोमेटिक हथियारबंद वेपन वाले माओवादी होते थे उसकी सुरक्षा में। कंपनी नंबर 7 अबुझमाड़ में उसकी सुरक्षा में होती थी और अलग अलग स्थानों में भी। साथ ही साथ उसने बताया कि बसव राजू जो है अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देता था। उम्र चाहे जितनी भी हो जाए लेकिन वो शरीर से बहुत हिष्ट पुष्ट था और खाने पीने में विशेष ध्यान, कुछ भी ये नहीं कि कुछ भी खा ले रहे हैं, बहुत हिसाब से खाना। सोने में भी रात को बहुत चौकन्ना होकर 2 से 3 घंटे का ही मैक्सिमम नींद लेता था बसवा राजू। और साथ ही साथ ये भी खास बात है कि हथियारों के दम पे पूरे देश में माओवादी पार्टी की लड़ाई लड़ने के लिए का जो नेतृत्व करता था बसवा राजू, वो अपने हाथ में हथियार नहीं लैपटॉप लेकर चलता था। उसके सिक्योरिटी में सारे लोग ऑटोमेटिक वेपन रखते थे लेकिन बसवा राजू वो हाथ में लैपटॉप लेकर चलता था, हथियार लेकर नहीं चलता था। ये बात उसके साथ काम कर चुके एक सरेंडर माओवादी ने मुझे अभी फ़ोन करके बताई। साथ ही ये भी बताया कि देखना होगा कि क्या वाकई में बसवा राजू ही है, क्योंकि उसका मारा जाना काफ़ी आश्चर्यजनक है। उस सरेंडर माओवादी ने मुझे बताया, लेकिन जब मैंने बताया कि 7 नंबर कंपनी के सरेंडर माओवादियों ने ही उसकी शिनाख्ती की है, तब उसने थोड़ा सा आश्वस्त हुआ कि हो सकता है फिर वही हो। लेकिन जो भी हो, पुलिस अभी इस पर कोई बयान तो नहीं दे रही, लेकिन जो विश्वस्त जानकारी है, जो अंदरूनी स्तर पर जो जानकारी हम तक पहुंचती है, उस पर यह है कि 7 नंबर कंपनी के सरेंडर माओवादियों ने ही इसकी शिनाख्ती की है कि ये बसवा राजू है। और अगर ये बसवा राजू है तो 1.5 करोड़ का है, वो तो अलग बात है। लेकिन माओवादी पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व को जवानों ने खत्म कर दिया है, जो अपने आप में एक बड़ी सफलता जवानों के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे। छत्तीसगढ़ के भी जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं वो भी उत्साहित होंगे, क्योंकि जिस तरह से 31 मार्च 2026 तक की जो तारीख है वो भी बहुत दूर है। उसके पहले ये सबसे बड़ी सफलता है। आपने सीधे सीधे वजीर को मार गिराया, वजीर ही मार दिया किसी पार्टी का, तो फिर बचा ही क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो भी पद दे दें, उससे बड़ा कोई पद नहीं है माओवादियों में, जो महासचिव से बड़ा। अब तक गणपति का नाम आपने सुना होगा, तो गणपति से आप समझ लीजिए कि गणपति के बाद बसव राजू थे। इनसे ऊपर कोई भी नहीं है पार्टी में, और इनका मारा जाना तो पार्टी के लिए एक चीज़ और भी है। अब मुझे लगता है कि पार्टी में अभी भी जो जिस तरह से शांति वार्ता को लेकर बार बार प्रेस नोट आ रहा था, तो अब माओवादी पार्टी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि उनका शीर्ष नेतृत्व खत्म हो चुका है। उन्होंने बीते दिन अभय ने भी अपने प्रेस नोट में कहा कि वो आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे आगे का निर्णय लेने के लिए। तो आगे अब वो किसे अपना सचिव तय करेंगे, कौन उनका सचिव होगा, शांति वार्ता को लेकर अब माओवादी पार्टी का क्या रुख होगा। सरकार जो कि जिसने सीधे कह दिया कि बंदूक रखिए और आकर बात कीजिए, अब जिस तरह से इतनी बड़ी सफलता मिली है, तो अब सरकार की तरफ से क्या बयान आएगा? क्या अब भी वो शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, या वो कहेंगे कि भाई अब आपका शीर्ष नेतृत्व ही मर गया, तो अब आप किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, अब हम आपसे किस स्तर पर बातचीत करें जब आपका कोई नेतृत्व ही नहीं है। बहुत सारी बातें आएंगी, अब देखेंगे आने वाले समय में, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। मुझे लगा प्राथमिक तौर पर आपको ये जानकारी दे दूं कि बसव राजू मारा गया है। सबके लिए चौंकाने वाली खबर है, पुलिस के लिए उत्साहित करने वाली और माओवादियों के लिए हतोत्साहित करने वाली, और साथ ही साथ हर कोई इसे अपने अपने नज़रिए से देख रहा है कि सफलता का आगे क्या परिणाम आने वाला है। मुझे लगा इस वीडियो को तैयार करें, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। लगे कि बस्तर टॉकीज़ में हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।